हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड समाधान में। दोस्तों, मैंने एक प्रयास किया है कि मैं आप लोगों को उत्तराखंड के नोट्स ही नहीं बल्कि संपूर्ण उत्तराखंड समूह का पूरा कोर्स आप लोगों को मैं फ्री में दूं। बाकी मैं वीडियो बना रहा हूं, आप लोग बताएं कि यह वीडियो ठीक है या नहीं है। अगर आप लोग कहते हो कि ठीक है तो तभी मैं आगे को वीडियो बनाते रहूँगा और आप लोगों को वीडियो देते रहूँगा। तो मैं शुरू कर रहा हूँ आज जनजाति से। तो पहली मैं जनजाति लूँगा बोक्सा जनजाति, क्योंकि बोक्सा जनजाति हमारे आसपास से ही संबंधित है, तो इसलिए मैंने शुरू किया है बोक्सा जनजाति से। तो दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा आप लोगों के लिए। दोस्तों, बोक्सा जनजाति की बात करें तो इनका जो मूल निवास है हमारे उत्तराखंड का तराई क्षेत्र में है। ठीक है, तो पूछता है कितनी बार कि मूल निवास स्थान कहाँ है, तो कहाँ है, हमारा तराई क्षेत्र में है। उसके बाद कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि इसको बार बार का दर्जा बदलते गया, जैसे कि अनुसूचित जाति को घोषित किया गया। पहले दोस्तों बोक्सा जनजाति को अनुसूचित जाति घोषित किया गया था। वो कब किया गया था, हमारे 1950 में किया गया था। उसके बाद क्या हुआ, फिर इसको पिछड़ी जाति घोषित किया गया, 1956 में किया गया। फिर उसके बाद इसको पुनः जनजाति घोषित किया गया, तो 1967 में किया गया था इसको जनजाति। मतलब जो भी वर्तमान में हमारी बोक्सा एक जनजाति है, तो उसी जनजाति की बात हो रही है, तो 1967 में किया गया था उसको। उसके बाद इसको आदिम जनजाति भी घोषित किया गया था, वो किया गया था 1981 में। तो दोस्तों, ये जितने भी नोट्स हैं ना, ये मेरे अपने बनाए हुए हैं, तो ध्यान रखना ये चारों बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि पहली बात, अनुसूचित जाति कब घोषित किया गया बोक्सा जनजाति को, तो कब किया गया, 1950 में। पिछड़ी जाति 1956 में। और पता ही है जनजाति की, ये तो पूछा ही है कि उत्तराखंड में जनजातियों को कब घोषित किया गया, तो 1967 में क्वेश्चन आ भी चुका है। और उसके बाद भोटिया को आदिम जाति कब घोषित किया गया, तो 1981 में किया गया है। तो दोस्तों, अगला फिर क्वेश्चन है कि आदिवासियों के लिए एक समिति का गठन। तो दोस्तों, बात है ना, जो ये आदिम जाति, इसको जो आदिवासी घोषित किया गया था, हालांकि आदिम जाति बाद में घोषित किया गया था, इनको आदिवासी के रूप में इनको माना गया था। तो जो समस्त प्रकार के आदिम मतलब आदिवासी के लिए एक समिति का गठन किया गया था, वो किया गया था हमारे 1946 में किया गया था। और जो कि 1946 में जो किया गया था, इसके जो हमारे अध्यक्ष बनाए गए थे, हमारे गोविंद वल्लभ पंत को बनाए गए थे। इसके पंत हमारे जो क्या थे, इसके अध्यक्ष थे, किसके, जो आदिवासी एक समिति बनी थी उसकी। ठीक है, वो समिति बनी थी 1946 में। और उसके बाद दोस्तों फिर क्या किया, इनको बसाने के लिए, जो ये आदिवासी थे, इनको बसाने के लिए ही एक बार सरकार द्वारा पुनः प्रयास किया गया और नई बस्तियां बसाने का कार्य किया गया। वो किया गया था दोस्तों 1948 में, यह कार्य किया गया था। फिर उसके बाद क्या हुआ दोस्तों ना, कि जब हमारी बोक्सा जाति को क्या कहते हैं, जनजाति घोषित किया गया, फिर इनको आदिम जनजाति 1981 में घोषित किया गया। तो इसके बाद बोक्सा जनजाति क्या हुआ, इनकी जो परियोजना थी इनका लाभ मिलते गया। तो 1984-85 ऐसा माना जाता है कि बोक्सा जनजाति को जो उत्तराखंड में जितनी परियोजना थी, जो बोक्सा मतलब जो जनजाति के लिए परियोजना शुरू की गई थी, तो उनका लाभ मिलना शुरू हुआ। उसका दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि बोक्सा की देहरादून में शाखा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि बोक्सा की देहरादून में कौन सी शाखा, मतलब उनको किस नाम से जाना जाता है। पता ही है कि देहरादून में मिहिर या मेहर नाम से हमारी जनजाति रहती है, तो यही हमारी कौन सी हुई, हमारी कौन सी बोक्सा जनजाति है। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि स्वयं को बोक्सा अपने को मतलब जो बोक्सा है वो किस जाति का या कैसा मानती है, तो राजस्थान राजपूत मानती है। ठीक है, राजस्थान राजपूत से मतलब है कि पवार वंश, क्योंकि दोस्तों पता ही है कि बोक्सा अपने को पवार वंश से संबंधित मानती है। ठीक है, अब पवार वंश से कहाँ से आए थे, हमारे गुजरात के धार नगरी या राजस्थान से आए थे, तो इसीलिए स्वयं को बोक्सा क्या मानती है, तो राजस्थानी राजपूत मानती है। राजस्थानी राजपूत के साथ साथ अपने क्या मानती है, पवार वंश से संबंधित मानती है। ठीक है, उसका दोस्तों एक भी क्वेश्चन आता है कि अगला क्वेश्चन मैं दोस्तों बहुत फटाफट बताऊंगा, क्योंकि बहुत कुछ पढ़ना है। मेरा जो सोच रहेगी, कम से कम जो ये अभी 746 पद निकलने वाले हैं, कि तब तक हमारा लगभग थोड़ा कोर्स कंप्लीट हो जाए। एक मैं रीजनिंग नहीं पढ़ाऊंगा, बाकी मैं लगभग इसमें सभी चीज़ आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो फिर एक क्वेश्चन दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कहीं पूछ सकते हैं कि अपने ही ज़मीन पर मजदूरी करने को मजबूर आज ऐसी कौन सी जनजाति उत्तराखंड की। दोस्तों, ऐसा हकीकत है कि अपने ही ज़मीन पर मजदूरी करने को मजबूर हमारी जनजाति, हमारी कौन सी बोक्सा जनजाति है। दोस्तों, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कितने लोग हमारे दोस्त लोग हैं, ऐसा नहीं कि वो किसी को मजदूरी करें, ऐसा भी नहीं है, लेकिन अधिकतर ऐसा पाया गया कि बोक्सा जनजाति आज ही अपनी ही ज़मीन पर मजदूरी करने को
मजबूर है, ये हकीकत में है ऐसा, ठीक है, लेकिन हर किसी का नहीं है, ठीक है। कुछ समझदार लोग थे पहले, तो उन्होंने अपनी समझदारी दिखा के ज़मीन नहीं बेची, ठीक है। देखो दोस्तों, मतलब जो बेचने का कारण था ना, वो क्या था, एक तो कुछ रोजगार का नहीं होना, पहला कारण, ठीक है। दूसरा क्या दोस्तों, इसमें ना इनमें मदिरा पान अधिक हुआ करता था एक समय पर, तो इसीलिए धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों ने ज़मीन बेच दी, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि उत्तराखंड के अलावा यूपी का एकमात्र यह जिला, अब है ना कि उत्तराखंड के अलावा यूपी के किस एकमात्र जिले में बोक्सा जनजाति हमारी मौजूद है अभी, ठीक है। तो हमारी कहाँ है, हमारी वो बिजनौर में है, ठीक है, बिजनौर में। उसके बाद आता है कि हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में कितने गांव में निवास करते हैं। देखो उत्तराखंड के अलावा उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में, उसके बाद हिमाचल के सिरमौर जिले के कितने गाँव में बोक्सा जनजाति निवास करती है, तो कुल कितने करती है, 17 गाँव में करती है। उसके बाद बात करें कि लगभग ये 3 उत्तराखंड, हिमाचल और उत्तर प्रदेश, इन तीनों में मिला के कुल कितने गाँव में हमारी बोक्सा जनजाति निवास करती है, तो कुल 173 गाँव में निवास करती है दोस्तों, ठीक है। ये टोटल हो गया। उसका दोस्तों फिर है कि बोक्सा जनजाति में महिलाओं का बोलाबाला रहता है, ठीक है, मतलब ऐसा है कि किस जनजाति में घर गृहस्थियों में महिलाओं का बोलबाला रहता है, तो बोक्सों का अधिकतर रहता है, ठीक है। बोक्सा जनजाति ऐसी जहाँ पर घर में महिलाओं का अधिकार रहता है। उसके बाद दोस्तों एक आता है कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये तो इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि एग्जाम में आ भी चुका है, कि सर्वप्रथम बोक्सा आकर कहाँ बसी थी। तो दोस्तों जो बोक्सा आकर जो बसी थी ना, वो हमारी कहाँ, बनबसा बसी थी। बनबसा हमारा कहाँ है, चंपावत में, ठीक है। अब ये बसी कब थी, ये बसी थी दोस्तों हमारी 16वीं सदी में, ठीक है, 16वीं सदी। अच्छा, ऐसी बसी थी तो पता कैसे चलता है ना, पता चलने का कुछ तो कारण होगा कि कैसे पता चलता है। तो दोस्तों ये जो पता चलता है ना, आईने अकबरी, अबुल फजल की आईने अकबरी, तो उसमें लिखा गया है कि बोक्सा सर्वप्रथम आके हमारी बनबसा में बसी थी। अभी आगे बताऊंगा तो आप नोट कर लेना, अभी लिख लो आप लोग, ठीक है। उसके बाद दोस्तों भी एक है कि बोक्सा अपने को संतान मानती है जगतदेव की। अब दोस्तों आपके लिए एक क्वेश्चन आज का है कि जगतदेव पवार वंश का कौन सा राजा था, किसका ये उपनाम था, ठीक है, आप उन्हें बताना है। उसका दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक हमारी आती है कि बुक्सा ऑफ द तराई पुस्तक, ठीक है, बुक्सा ऑफ द तराई पुस्तक किसकी है, ठीक है। तो दोस्तों किसकी है, अमीर हसन की, इन्होंने 1979 में ये पुस्तक इन्होंने लिखी थी, ठीक है। तो बहुत अच्छी पुस्तक है बुक्सा ऑफ द तराई पुस्तक, हालांकि मैंने पढ़ी नहीं है, तो जिस हिसाब से इसमें शायद बताया गया है उस हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या बता रखा ना कि इस पुस्तक में बोक्सा को हिंदूकृत जनजाति माना गया। देखो ये तो दोस्तों साफ साफ है कि जैसे हिंदू है वैसी बोक्सा भी है ना, तो बोक्सा हिंदू ही तो हैं वो लोग, लेकिन इसमें बता रखा इन्होंने कि आमिर हसन ने कहा है कि बोक्सा को हिंदूकृत जनजाति माना गया है। उसके बाद दोस्तों अब आते हैं कि विवाह से कुछ पूर्व होता क्या ना कि जब शादी होती है तो नॉर्मली लड़की के घर वालों को इसमें कुछ दिया जाता है, तो उस रकम को या उसे क्या कहते हैं, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो विवाह से पूर्व जो रकम कन्या पक्ष को दी जाती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे दोस्तों बोक्सा में क्या कहते हैं, मालगति कहते हैं, ठीक है, मालगति कहते हैं। और दोस्तों एक चीज़ और है कि जो बोक्सा जनजाति ने इसमें सम गोत्री विवाह निषिद्ध है, मतलब इसमें एक ही गोत्र में शादी नहीं होती है, ठीक है, तो नहीं होती है, ध्यान रखना। उसके बाद अब बात करें कि बोक्सा में कुल कितने गोत्र हैं, तो कुल गोत्र हमारे 60 हैं, ठीक है, और जिसमें से तराई क्षेत्र में लगभग 2 दर्जन गोत्र इसमें पाए जाते हैं। उसके बाद आती है कि सगाई रस्में निभाई जाती है, ठीक है। जब इसमें सगाई रस्में निभाई जाती है ना, सगाई रस्में मतलब कब निभाई जाती है, पीपल की घूमिया देवता पूजा के बाद, ठीक है, पीपल की घूमिया देवता की पूजा के बाद हमारी क्या सगाई रस्में निभाई जाती है। और शादी में इंतहाम, दोस्तों अच्छा क्वेश्चन, बहुत मैंने ये जो नोट से बनाए हैं ना, ये मैंने जो जनजाति वाली बुक है उत्तराखंड की, मैंने उससे बना रखी है, जो स्पेशल जनजाति की बुक है, ठीक है। तो उसमें लिखा गया है कि शादी में इंतहाम, शादी में इंतहाम का मतलब दोस्तों ये है कि पहले बता दो कि इसी से क्वेश्चन में है कि किस जनजाति में शादी में इंतहाम लिया जाता है, मतलब शादी से पहले इंतहाम, मतलब कोई परीक्षा की बात नहीं हो रही है, ठीक है, मतलब घरेलू कामकाज, चूंकि पहले की कुछ और बात थी अब कुछ और बात है, तो बोक्सा जनजाति में ऐसा हुआ करता था। उसमें दोस्तों क्या होता है, जैसे कि लड़के को लड़की के घर बुला के उसे हल जुतवाना, ठीक है, लकड़ी काटना, और लकड़ी काट के मकान, मतलब मकान क्या, जैसे वो लकड़ी के होते थे झोपड़ टाइप के, वो बनवाना इनसे। उसका दोस्तों सबसे बड़ा इम्तिहान तो दोस्तों तब होता था जब शादी हो जाती थी, और शादी के बाद क्या होता था कि मतलब शादी के समय बोक्सा जनजाति में
जिस लड़के की शादी होती थी तो उसमें उस लड़के की जो भाभी होती थी उसको वो डंडे से बहुत मारती थी पहले, ठीक है, ऐसा लिखा गया है इस किताब में। तो मार खाने मतलब यह है कि दोस्तों इसीलिए शायद मैं कहूँ कि इतनी परीक्षा देनी पड़ती है बोक्सा जनजाति में शादी करने के लड़के को, तो इसीलिए शायद बोक्सा जनजाति में सबसे कम तलाक के मामले सामने आते हैं, ऐसा है, ठीक है, ये भी इस किताब में लिखा गया है। उसका दोस्तों फिर है कि कुछ पूजा वाली बात है कि दुर्गा पूजा को क्या कहते हैं, ठीक है। अब देखो पूजा तो भाई 2-3 क्वेश्चन और भी आएंगे पूजा से, तो अब लिख लें कि दुर्गा पूजा को ये लोग क्या कहते हैं, ठीक है। दुर्गा पूजा को बोलते हैं ग्राम खेड़ी या ढलिया पूजा, ठीक है। थान दोस्तों, थान जो हमारे घर के आगे जो मंदिर होता है उसको थान बोलते हैं, या गाँव में जो उसको मंदिर होता है उसको थान भी बोला जाता है, तो वैसे इसमें भी थान बोला जाता है इसको। उसका जो प्रचलित विवाह है, सबसे महत्वपूर्ण जो विवाह है बोक्सा जनजाति में कौन सा हमारा बैठान विवाह, हमारा कौन सा बैठान विवाह, सबसे महत्वपूर्ण कौन सा हमारा बैठान विवाह है, ठीक है। अच्छा सॉरी एक चीज़, ढलिया पूजा को हमारी भवानी भी कहा जाता है, जो भवानी हमारी जो मंदिर है जो भवानी माता होती है तो वैसे इसको बोला गया था, ठीक है। और प्रचलित विवाह कौन सा हमारा बैठान विवाह था हमारा। उसके बाद दोस्तों कि बोक्सा की सबसे बड़ी देवी कौन सी है, ये तो पता ही है सबको कि चामुंडा देवी है करके। उसका जो प्रमुख त्यौहार कौन सा हमारा चैती मेला सबसे प्रमुख त्यौहार है, जो हमारा कहाँ लगता है काशीपुर में लगता है, काशीपुर का हमारा उधम सिंह नगर में हो गया, ठीक है। उसके बाद कि चैती मेला लगभग कितने दिन तक चलता है, तो लगभग हमारे 15 दिन तक कौन सा हमारा चैती मेला चलता है, ठीक है। उसके बाद चैती मतलब मेलों त्यौहार के अलावा जैसे होंगड़ भोर त्यौहार और ढलैया त्यौहार भी हमारे कुछ प्रमुख हैं, ठीक है। उसके बाद कि शिवरात्रि को बड़े उल्लास से कौन सी जनजाति मनाती है, तो बोक्सा जनजाति मनाती है। उसके बाद कि बोक्सा का अंतिम त्यौहार कौन सा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो हमारा कौन सा होली बोक्सा का क्या है अंतिम त्यौहार है, ठीक है। उसके बाद आता है कि तराई क्षेत्र को कहते हैं, ठीक है। देखो तराई क्षेत्र में जो बोक्सा रहते हैं उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो उसको दोस्तों क्या बोलते हैं, हमारा बुक्सार या बोक्सार बोलते हैं। उसका दोस्तों भी एक आता है कि देखो तराई क्षेत्र का मतलब है कि अभी हमारा काशीपुर कहाँ है, हमारा तराई क्षेत्र में है, ठीक है। तो उस समय पर क्या था, तराई क्षेत्र बोक्सा का निवास था, तो इसीलिए काशीपुर को तराई में कब शामिल किया गया, ठीक है। ये इसके हिसाब से जनजाति के हिसाब से है, ठीक है, कि काशीपुर को तराई में कब शामिल किया गया, तो 1970 में किया गया था। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि नमक लोटा प्रथा, ठीक है दोस्तों, ये हमारी कौन सी है, नमक लोटा प्रथा किसमें प्रचलित है। दोस्तों अभी ग्राम प्रधान के चुनाव होते हैं, ठीक है, तो नॉर्मली एक जनजाति ऐसी है बोक्सा जनजाति जिसमें नमक लोटा शपथ प्रथा दिखाई देती है, ठीक है। तो हमारी कौन सी हमारी बोक्सा जनजाति है, तो आ जाएगा कि नमक लोटा शपथ प्रथा कौन सी जनजाति में प्रचलित है, तो बोक्सा जनजाति में है। उसका अगला क्वेश्चन है कि मूलतः बोक्सा की जनजाति से संबंधित है, ठीक है, वनचर जाति से, ठीक है, वनचर जाति से संबंधित है। और बोक्सा मुख्य रूप से कितने भागों में विभक्त है, दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बोक्सा मुख्य रूप से कितने भाग विभक्त है, तो हमारे कितने हमारे 5 भागों में हमारी विभक्त है, ठीक है। और उसकी जो 5 उपजातियाँ हमारी कौन से है, जदुवंशी, पवार, परतजा, राजवंशी और तुनवार है हमारी, ठीक है। इसके अलावा भी हमारा कौन सा खरका, डांगरा, खासा भी है, ठीक है। उसके बाद एक जो जनजाति की बात करें तो एक राठी जनजाति हमारी कहाँ पौड़ी में निवास करती है, ठीक है, पौड़ी के कुछ क्षेत्रों में निवास करती है, तो ध्यान देना पूछा भी गया, सब क्वेश्चन में ध्यान आ रहा है कि राठी जनजाति कहाँ निवास करती है, तो पौड़ी गढ़वाल में करती है। उसका दोस्तों एक सबसे महत्वपूर्ण है कि बोक्सा की सबसे प्रभावशाली संस्था कौन सी है। दोस्तों जो संस्था वाली बात हो रही है तो एक न्याय वाली की बात हो, न्याय की बात हो रही तो कौन सी संस्था हमारी, कौन से तखत या तख्त है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों तख्त या तख्त तो है ना, इसका मुख्यालय कहाँ है, किसका, बोक्सा जनजाति का जो मुख्यालय हमारा, इसका बोक्सा जनजाति की जो संस्था तखत थी उसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय दोस्तों छोई में है। छोई बोले तो रामनगर में, रामनगर कॉर्बेट सिटी, ठीक है। इसी छोई से हमारी जो कुमाऊँ की ऐपण गल है मीनाक्षी खाती, उनका निवास इसी छोई में है, ठीक है। और इसी छोई के पास जो है ना हमारा जो इसका मुख्यालय था, यहीं पर हमारे पास मनीराम बाबा का ही मंदिर है, बहुत ही बोक्साओं में प्रचलित मंदिर है, काफ़ी मान्यता है इस मंदिर की। उसके बाद आता है कि एक आता है कि बिरादरी पंचायत, ठीक है, इसको जो पंचायत है ना इसको क्या बोलते हैं, तो पूछ देगा कि बिरादरी पंचायत किस में प्रचलित है, तो किस में बोक्सा जनजाति में प्रचलित है। उसके बाद है कि तखत के कुल कितने अधिकारी होते हैं, तो तखत में कुल 3 अधिकारी होते हैं, जिसमें एक मुंसिफ होता है और एक दरोगा होता है और 2 इसमें सिपाही होते हैं, टोटल 4 लोग होते हैं, मतलब प्रकार 3 होते हैं, कौन कौन से, एक मुंसिफ का और एक दरोगा का और कौन से इसमें एक सिपाही का, लेकिन सिपाही इसमें 2 होते थे। उसका दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो तखत द्वारा सजा के तौर पर बिरादरी से निकाले गए लोगों का जो गांव था ना वो दोस्तों, वो था हमारा कौन सा, बेरिया। बेरिया का हमारा दौलतपुर, दौलतपुर का था हमारा बाजपुर के पास, ये हमारा कहाँ होता है, उधम सिंह नगर में
स्थित है। ठीक है, उसका दोस्तों फिर अगला क्वेश्चन है कि देवी देवताओं व मेहमानों को शराब कौन चढ़ाता है। अब दोस्तों ऐसा तो है नहीं कि शराब ही चढ़ाते होंगे, ऐसा नहीं है ना, लेकिन है कि कुछ मतलब जैसे छींटे मारने कहते हैं तो उसमें ऐसा होता है, तो हमारी कौन सी है, बोक्सा जनजाति हमारी है। उसका दोस्तों एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि गढ़वाल का प्रवेश द्वार किसी कोटद्वार को बोलते हैं, तो कोटद्वार को किसने बसाया था, तो दोस्तों बोक्सा जनजाति द्वारा ही कोटद्वार को बसाया गया था। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद काला पानी की संज्ञा किससे दी जाती थी, तो इस समय जिस समय ये जनजाति निवास करने आई थी या करती थी उस समय पर उत्तराखंड में या बोक्सा के अनुसार तो काला पानी की संज्ञा दी जाती है, हमारे किसी कोटद्वार को ही काला पानी की संज्ञा दी जाती थी, क्योंकि जो कोटद्वार हमारा आज है वो कोटद्वार पहले तो ऐसी स्थिति होगी नहीं, पहले जंगल ही होगा, तो इसलिए उसको काला पानी की संज्ञा दी जाती थी। और जंगल था तो पहले कौन आके बसे, जनजातियाँ आके बसी हैं, तो हमारी कौन सी आके कोटद्वार में पहले बोक्सा बसी थी। ठीक है, उसका दोस्त है कि बुक्साड़ के लोग पूजा करते हैं किसके, साकरिया देवता, हुल्का, ज्वालपा और भूमसेन देवता की पूजा करते हैं। उसका दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि मैंने पहले ही बताया था कि बोक्सा 16वीं शताब्दी में तो आ गई थी कहाँ, उत्तराखंड के बनबसा में, लेकिन ये जानकारी किससे मिलती, तो आईने अकबरी से मिलती है। आईने अकबरी किसकी रचना है, तो अबुल फजल की। फिर पूछ देगा कि अबुल फजल का पूरा नाम क्या था, तो अबुल फजल इब्न मुबारक किसका था, अबुल फजल का पूरा नाम था। और अबुल फजल कौन था, यही अकबरों के 9 रत्नों में से एक रत्न था। ठीक है, अबुल फजल। उसके बाद अब इनकी भाषा क्या है। ठीक है, भाषा तो नॉर्मली मतलब जो भाबरी मतलब क्या, जो भाबर में निवास करते हैं भाबरी हो गया। ठीक है, कुमैया, देखो कुमैया दोस्तों कहने मतलब ये कुमैया बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं, क्योंकि हमारे आसपास भी कुछ बोक्सा जनजाति रहती थी, तो वो लोग नॉर्मली बोल देते थे कुमाऊनी भाषा, क्योंकि उनको रहते रहते बहुत समय हो गया ना, तो वो बोलते थे कुमैया। फिर एक रजभैसी इनमें प्रचलित थी। उसके बाद कि बोक्सा समाज की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो बोक्सा समाज की छोटी इकाई तो परिवार है, होता है ये परिवार, ये समाज छोटा ना, तो वो भी इसमें है। उसका एक और है कि कई परिवार मिलकर एक बोक्सा गांव बनाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उसको दोस्तों क्या बोलते हैं, उसको मजरा बोला जाता है। ठीक है, उसके इनका परिवार कैसा होता है, पितृ सप्ताह में इसका इनका परिवार होता है। उसका दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि बोक्सा में जादू टोना और तंत्र मंत्र विद्या के जानकार को क्या कहते हैं। देखिए दोस्तों जो बोक्सा है ना, इसमें क्या होता है कि तंत्र मंत्र ये विद्या मतलब ऐसा चलता है। ठीक है, तो उसमें जो एक करते हैं ना उसको क्या बोलते हैं, हमारे भकारे बोलते हैं, भकारे, जो जानता है उसको बोलते हैं भकारे। ठीक है, और कल्पित आत्मा के रूप में पूजा किसकी होती है, तो बुज्जा की पूजा होती है, बुज्जा की पूजा। और भोजन इनका क्या होता है, भोजन इनका चावल, भात और मछली और मदिरा इनका फेमस है। उसके बाद देखिए बोक्सा परिषद की स्थापना कहाँ हुई थी, तो नैनीताल और उधमसिंह नगर में हुई थी। वर्तमान में बोलूँ तो अधिक मतलब जनसंख्या के हिसाब से सर्वाधिक बोक्सा कहाँ पाई जाती है, तो मैं तो उधमसिंह नगर में ही जाऊँगा। हालांकि किसी बुक में कंफर्म लिखा नहीं है, कहीं पर नैनीताल लिखा है तो कहीं पर उधमसिंह नगर लिखा हुआ है, तो अधिकतर उधमसिंह नगर में ही जनजाति निवास करती है। उसके बाद दोस्तों भी कुछ है बुक्साड़ क्षेत्र। ठीक है, बुक्साड़ क्षेत्र मतलब भी कहाँ पर क्या किस नाम से जाना जाता है, जैसे कि बुक्साड़ क्षेत्र का मतलब उधमसिंह नगर के क्षेत्र को बुक्साड़ क्षेत्र बोलते हैं, तो बाजपुर, काशीपुर, गदरपुर को बोलते हैं। और नैनीताल के क्षेत्र को बोलते हैं रामनगर क्षेत्र को बुक्साड़ क्षेत्र बोलते हैं। रामनगर में हमारा कौन सा छुई आ जाता है। उसके बाद छुई से इधर पूरा आगे सांवलदे एक गांव है, तो उधर भी बोक्सा निवास करती है। पौड़ी के दुगड्डा में और देहरादून के विकासनगर, डोईवाला और सहारनपुर में यह निवास करती है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को अच्छा लगा मेरा प्रयास, तो मेरा पहला प्रयास था ऐसा करने का, तो ज़रूर आप लोग इस वीडियो को शेयर करें। निःशुल्क है दोस्तों, मैं आपसे वादा करता हूं कि कभी कोई आपसे ये नहीं कहूँगा कि इतने पैसे दो, ये दो, वो दो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, गलत कुछ नहीं है। ठीक है, सबका अपना रोजगार है, कोई कैसे। दोस्तों हमारा तो कोचिंग सेंटर है, हम तो वहाँ पर पढ़ाते हैं, लेकिन आजकल लॉकडाउन है तो नहीं पढ़ा पा रहे हैं। तो दोस्तों मैं तब भी कह रहा हूँ कि अगर मैं हमारा कोचिंग खुलता है तो उसके बाद भी मैं आपको यहाँ पर वीडियो देता रहूँगा, ये आपसे वादा करता हूँ। लेकिन वादे के साथ आपको थोड़ा चलना होगा कि मेरी वीडियो को शेयर जरूर करें। शेयर करने मतलब ये नहीं कि मुझे कुछ से लाभ हो रहा है, लाभ मुझे नहीं, लाभ उन लोगों को हो जो मेरे भाई बहन तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, समझता हूँ सबकी मजबूरी है अभी, क्योंकि देखो कोचिंग के लिए किसी के घर वाले किसी को भेजेंगे नहीं। अभी मेरे घर वाले हैं तो मुझे खुद नहीं भेजेंगे, अब आपके तो बातें अलग रही ना, तो सबकी एक जैसी बात है। तो दोस्तों अपना ध्यान दें आप लोग, बाकी जितना घर में रहें सुरक्षित रहें, क्योंकि अब आपकी जो सुरक्षा है वो सिर्फ आपके हाथ में है। सरकार ने तो अब पूरी छूट दे दी है, लेकिन अब हमें खुद समझदार बनना पड़ेगा। जहाँ भी जाओ अपनी पर्सनल गाड़ी से जाओ, ठीक है, चाहे बाइक से जाओ चाहे कार से जाओ, मतलब इस तरह ना जाओ बस में, जहाँ भीड़ भाड़ इलाके में जाना ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखें और अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।